आइए आज बात करते हैं भारत की एक जटिल व्यवस्था जो यहाँ चली हुई है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के ऊपर। रिटायर्ड इंजीनियर साहब हैं शिवसार पंवार साहब, उनसे इस बारे में कुछ जानते हैं। क्या है वर्ण व्यवस्था, कहाँ से शुरू हुई, जाति व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई है, क्या यहाँ इंडिया के अंदर जो एक अलग व्यवस्था है, ऑल वर्ल्ड से अलग है व्यवस्था। आइए जानते हैं क्या है व्यवस्था। जी शिवसार पंवार साहब, ये हमारे इंडिया में एक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कहाँ से लागू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा रोशन डालें आप। वर्ण व्यवस्था लागू होना और उसका वो सिद्धांत दोनों अलग अलग चीज हैं। लागू तो वर्ण व्यवस्था प्रभावी रूप से मुगल काल में है, लेकिन इसका सिद्धांत तो थोड़ा सा पुराना है। वो मुगल काल से करीब करीब और 500-700 साल पहले आप मान सकते हैं उसको। और ये अजीब सी है व्यवस्था, पूरे संसार में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत में ही है। और भारत में भी इसको मतलब यही कहा जाता है कि बहुत साल पुरानी, हजारों साल, कई हजार साल, इस तरह का बोलते हैं लोग बाग। लेकिन भारत में विडम्बना यही है कि जो चूँकि कालगणना ठीक से थी ही नहीं, तो कालगणना को अंदाजे से ही लोग बाग जो है उसको बोल देते हैं कि इतने हजार साल पहले या साल पहले। सही बात ये, चारों वेदों का लेखन काल जो है वो 12वीं शताब्दी है, नेपाल में लिखी गई। यहाँ एक तो जाति व्यवस्था में ठाकुर, गुज्जर, मुगल, सैयद, पठान, ये एक व्यवस्था किस तरह की जाति जो हमारे यहाँ इस तरह की जाति व्यवस्था बनी हुई है। जाति तो बनी हुई थी, आज जो है वर्ण उसके गोत्र व्यवस्था भी जो है लोग ज़्यादा प्रभावित होती जा रही है इसको। तो ये क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत इस तरह की हुई है, क्या उत्पत्ति कहाँ से है इसकी? राव साहब उसी तरह से समझना पड़ेगा। हम अगर उस विचार पर नहीं जाएंगे, लिंगोथल पर, होमो सेपियंस पर नहीं जाएंगे, या सिंधु घाटी की सभ्यता तक नहीं जाएंगे, तो हम इसको समझ नहीं सकते। सिंधु घाटी की सभ्यता तक जो है वो तो क्योंकि उसके अवशेष मिले हैं, या मिस्र के मिले हैं, मेसोपोटामिया के मिले हैं, लेकिन आप उनको उनमें जाति व्यवस्था का कहीं सीन नहीं है, न वर्ण व्यवस्था का सीन है। लोग इकट्ठे रह रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, वो कुछ व्यापार करने लगे थे, कुछ उन्होंने नाव बनाना सीख लिया था कि भैया ऐसे कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो वहाँ तक तो जाति व्यवस्था है नहीं। गौतम बुद्ध आज से 2600 साल पहले, या महावीर थोड़े से बाद में, साथ ही हैं करीब करीब, वहाँ तक भी जाति व्यवस्था नहीं है। खुद मतलब व्यवसाय तो हैं, जैसे गौतम बुद्ध का परिवार जो है वो खेती किसानी करता है, उनकी जो मायका है वो बुनकर लोग हैं, उनके जो जहाँ से उनकी माँ थी गौतम बुद्ध जी की। तो चूँकि जरूरत तो हर एक चीज़ की पड़ती थी, कपड़ा भी जरूरत पड़ने लगी थी मानव को, खाने की भी जरूरत थी, तो कपड़ा खाना ये सब था। यहाँ तक तो ठीक था, चलता रहा, सब आगे को बढ़ता रहा। लेकिन फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी तो आपस में द्वंद्व होने लगे। अभी यानी कि लड़ाई शुरू हो गई आपस में, कुछ लड़ाइयाँ शुरू होनी थी, क्योंकि वो आदमी को अपना क्षेत्र चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए, अपना जो है वो अधिकार चाहिए। लड़ाइयाँ शुरू होने के बाद में फिर वो सुरक्षित एक इकट्ठा ग्रुप बना कर रहना शुरू कर दिया कि साहब ये क्षेत्र हमारा है, ये इस राजा का क्षेत्र है, ये इस राजा का। पर देश तो तब भी नहीं है, देश तब भी नहीं है आप जिन्हें आज देश कह रहे हैं। इलाके मतलब बटे हुए सबके जो हैं, और कबीले जरूर हैं, कबीलों समूह में कबीले रहते हैं। यानी जाति व्यवस्था अब तक भी किस आपके मत अनुसार कब से शुरू हुई जाति व्यवस्था? मैं तो ये कहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू तो मुगल काल में हुई है। मुगल काल में? हाँ जी, वर्ण व्यवस्था 1200 के बाद शुरू हुई है वर्ण व्यवस्था मुगल काल में। हाँ, वर्ण व्यवस्था मुगल काल में ही प्रभावी रूप से हुई है। अल-बरूनी तो सुना होगा। अल-बरूनी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने 12 साल यहाँ पर रहे भारत में, तो उनको मोहम्मद गौरी ने भेजा। उन्होंने यहाँ की वो धर्म की व्यवस्था को स्टडी करने के लिए ही भेजा गया, तो इनके यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है। और आपको ताज्जुब होगा, अल-बरूनी ने ये लिखा कि इंडिया की जो व्यवस्था है वो हमसे अच्छी है। अब आप ताज्जुब करेंगे जो है, मतलब कि एक इस्लामी आदमी, इस्लामिक होते हुए उसने ये लिखा है, अपनी किताब में लिखा है। जो अच्छा लगा वो बताया, वो अच्छा लगा, उसने कहा कि अच्छा है, लेकिन तब तक वर्ण व्यवस्था नहीं है। उसने वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं किया। उसने किताबें ढूंढी, वो उसको नीलमत पुराण और राजतरंगिणी ये मिली, लेकिन तब तक रामायण और वो महाभारत और वो नहीं मिली उसको। इसका मतलब थी नहीं तब तक लेखन में, क्योंकि उसने सारी किताबों का ही अध्ययन किया, लोगों से भी मिला, 12 साल में वो जगह जगह गया भी, उसको स्टडी किया। तो लेखन जो है ये 12वीं शताब्दी का है, ये बोला।
और पुराण तो उनकी भाषा से समझ में आ जाता है। और वेदों में भी चूँकि लेखन जब हुआ तो उसमें आप समझो कि लेखन करने वाला तो फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत संशोधन करता ही है। उसमें संकलन किया गया, लेखन किया गया, तो वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी होते हैं, तो चेंजेस भी किए गए हैं। अभी वर्ण व्यवस्था आने तक भी जाती नहीं है, सिर्फ एक ही वो है उसमें, मतलब उदाहरण जो है कि गुर्जर शब्द का प्रयोग हुआ। गुर्जर शब्द का प्रयोग राष्ट्रकूटों ने किया है, प्रतिहारों के लिए किया है, जबकि दोनों समकालीन हैं। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालवंश, ये तीनों के तीनों 700 मतलब 750 के बाद शुरू हुआ, 1000 तक तो 250-300 साल का, जगह तीनों का पैरेलल है। जबकि राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों एक ही वंश के नागवंशी है। नागवंश से ही वो महारट्टी और महाभोजी निकले हैं। महारट्टी मतलब राष्ट्रकूट बना, जिनका आगे जाकर के राष्ट्रकूट बने, और महाभोजी से ये भोजवंश जो है, जिसमें मिहिर भोज और भोज परमार ये सब सारी सीरीज है। इनका जो सम्राट, ये प्रतिहार सम्राट 1035 तक खत्म हो गए। उसके बाद जो है उनके सामंत जितने थे वो राजा बनने लगे। जो प्रतिहार सम्राटों के जो वो थे देखभाल करने वाले सामंत, वो ही फिर राजा अपने आप को कहलाने लगे। अभी तक भी जातियां नहीं आई। कौन से तक? 1200 तक। 1200 तक? हाँ, 1200 तक जातियां नहीं आई। तो आज तो जातियों का एक बहुत बड़ा जंजाल है हमारे यहाँ इंडिया में, खास तौर से जो है। उसके बाद जो है गोत्रों का जंजाल शुरू हो गया कि फला गोत्र। तो ये गोत्र कहाँ से शुरू हुए? अफगानिस्तान की सीमा पे जो हमारे वंश वो थे, कबीले, चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकी, गुजरात में और पंजाब में जो थे, कश्मीर में, तो इनको सबसे पहले गोत्र बनाया गया। 4 गोत्र बनाए गए, चौहान, चंदेल, सोलंकी, परमार। ये चारों गोत्र जो है वो आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ, और उसमें इनको दिखाया गया कि साहब ये अग्निकुल से, अग्नि कुंड से पैदा हुए अग्निकुल के हैं। मतलब वो विभाजन शुरू हो गया वहाँ से, ये कबीलों के नाम पर। और उसके बाद गोत्र व्यवस्था आई, और जो जाति व्यवस्था है वो तो पुराणों के माध्यम से आई। जब इफेक्टिवली लागू की गई वर्ण व्यवस्था, तो उसमें वर्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वर्ण को सुरक्षित करने के लिए, या अपने वर्ण को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए और वर्णों को नीचा, और फिर उसमें वो सारा सिस्टम लागू किया गया। और उसको प्रभावी होने में एक तो सिद्धांत होता है, एक उसको प्रैक्टिकली लागू करने में फिर यह है वो छटनी होने लगी कि ये ग्रेडेशन हो गया, ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है। जब तक वो रिक्वायरमेंट थी समाज की, वो तो सब तक ठीक था, लेकिन जब उसमें ये विभाजन होने लगा कि साहब ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, तो तब वो जातियों का ज़्यादा उसमें इफेक्टिव रोल आ गया। और उसमें भी जो अपने को सूट करता है उसको ठीक बीच का जाति रख ली, जो अपने को सूट नहीं करता बिल्कुल उसको नीचा और नीचा कर दिया। तो ये एक तरह से पुराणों के बाद में जातियों का वो है। और पुराण तो 12वीं से 15वीं, क्या 12 अंग्रेजों के समय तक पुराण लिखे गए, अंग्रेजों के टाइम में भी पुराण लिखे गए, उनके बल्कि उपनिषद भी लिख दिए उनकी उसमें, क्योंकि लिखने वाला जब आ गया क्षेत्र तो धर्म, जैसे धर्म की आप प्रमुखता की बात करते हैं, ये कोई एक ये सिद्धांत है कि जब किसी को राजा को राज करना है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढता है कि जिससे उसका राज्य कायम हो। और ये कोई नई बात नहीं है। रोमन एम्पायर अब तक की संसार में जितना भी ज्ञान है लोगों को, रोमन एम्पायर सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली एम्पायर मानी गई, एम्पायर जिसको कहते हैं। और रोमन एम्पायर का नियंत्रण जो है पोप के हाथ में था। पोप जिसको चाहते थे वही, मतलब राजा को अपनी सुरक्षा के लिए पोप की जरूरत थी। और आपको ताज्जुब होगा, पोप मतलब जिनको हम बहुत अकलमंद मानते हैं कि भाई साहिब बहुत अकलमंद है, वो हेवन का सर्टिफिकेट देते थे कि आप लिखवा के ले लो, ये पैसे दो, इतना खर्चा जन्नत में जाने के लिए। हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, हेवन में जाने के लिए वो धन आप अदा कीजिए, आप स्वर्ग में चले जाएंगे। और जो उनका विरोध करते थे
उनको चौराहों पर जलाया गया है। हमारा देश किस ओर जा रहा है थोड़ा इसका मैं ये संदर्भ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि रोमन में यही हुआ, तुर्क में यही हुआ। टर्की बहुत विकसित देश था, टर्की ने यही किया। जार जो रूस का है उसने यही किया कि सामाजिक चेतना को, सामाजिक उभार को कुंठित करने के लिए धर्म का प्रयोग। और हमारे देश में, भारत में, ये आज नहीं हुआ, इसकी शुरुआत तो हो गई थी बहुत पहले। ज्योतिबा फूले ने जैसे ही मतलब वो अपनी प्रभावीनेस आई उनकी सत्यशोधक समाधि, तैसे ही जो है वो दयानंद सरस्वती को भेज दिया गया कि भाई इसको बचाओ किसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि भाई और सब पुराण तो खराब हैं लेकिन वेद ठीक है। तो दयानंद जी ने कहा, दयानंद सरस्वती जी ने यही कहा कि भाई पुराण तो गलत है लेकिन वेद ठीक है, वेद पे आ जाओ। तो वो एक तरह से उस व्यवस्था को बचाने की कार्रवाई थी, सामाजिक चेतना को उसको कुंठित करने की कार्रवाई थी कि वेदों पे आ जाओ। क्योंकि वेद को भी पढ़ने में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं दिखाई देती। और ये हो सकता है कि इंटरपोलेशन उसमें बाद में जोड़ा गया हो वर्ण व्यवस्था, मैं इसको भी नहीं नकार सकता क्योंकि वेदों में वर्ण व्यवस्था ही नहीं है और भी बहुत कुछ है, तो कुछ अच्छा भी है। अच्छा, इन सब का वर्ण व्यवस्था होगी, जाति व्यवस्था होगी, हमारे यहाँ गोत्र व्यवस्था होगी, इसका क्या आपको प्रभाव हमारे देश पर प्रगति में पड़ रहा है? देखिए अभी आज आपको ताज्जुब होगा, आज हमारी सरकार क्या कह रही है। वो एक उन्होंने स्कीम चलाई है कि नाई का बेटा अगर नाई बनना चाहता है तो उसको 1 लाख रुपए का सामान दिलवाएंगे, दर्जी का बेटा दर्जी बनना चाहता है तो उसको सामान दिलवाएंगे, लोहार का बेटा लोहार बनना चाहता है तो उसको पैसा दिलवाएंगे, मोची को पैसा देंगे। मतलब उनका ये है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, उससे ऊपर को उठा ना कर पाए, वो जहाँ है वहीं रहे, जैसा ही रहे। तो ये 2 चीज़ें होती है, एक स्थिरतावादी होती है, एक प्रोग्रेसिव होती है। स्थिरतावादी ये चाहते हैं जिसको आप कहते हैं कि समता, समरसता, मतलब वो मोची है, मोची रहे और दर्जी के साथ वो समरसता बनाए, ब्राह्मण के साथ भी वो समरसता बनाए। समरसता बनानी चाहिए, मतलब उसको जैसा का जैसा है वो वैसा ही रहे और समरसता बनाए। हाँ, मोची रहे, हाँ, नाई रहे, हाँ, वो समानता की बात ना करे। समानता और समरसता दोनों फर्क है। एक खीर होती है, खिचड़ी होती है। खिचड़ी में चावल अलग रहता है, दाल अलग रहती है, दिखाई देती है। तो ये खिचड़ी बांटते हैं, आपको देखा भी होगा, संघ वाले खिचड़ी बांटते हैं, खीर नहीं बांटते, क्योंकि खीर में तो दूध और चावल वो सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं लगता अलग अलग जो है। तो हम अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ, दयानंद सरस्वती का मैंने उदाहरण दिया, उसके बाद क्या हुआ, पेरियार आ गए, अम्बेडकर आ गए। अम्बेडकर ने क्या किया कि मनुस्मृति जला दी। अब हम मनुस्मृति का जलना तो बहुत चिंता का कारण था। जब मनुस्मृति जल गई तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बचाना मुश्किल है। तो इन्होंने जो है आपका ये जो संघ जिसे आप कहते हैं, इन्होंने हिंदुत्व को तब से आरम्भ किया, हिंदू हो जाए। अच्छा, हिंदुत्व और हिंदू में क्या आप डिफरेंस मानिए? तो आप जो इनके गुरुजी हैं संघ के, उनको पढ़ लो, हिंदुत्व लिखा है उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व शब्द से कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यही तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, भाई हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म नहीं है। क्लियर कट, मतलब मैं तो गुरुजी कह रहा हूँ ना, गुरुजी ने लिखा संघ के कि ये हाँ, तो उन्होंने लिखा है, क्लियर कट है, तो हिंदुत्व लिखा है उन्होंने, तो उसमें साफ लिखा है उन्होंने कि भाई हिंदुत्व का हिंदू सब धर्म से कोई मतलब नहीं। ये तो एक सिंधु शब्द से उन्होंने उसको लिखा है, तो आप पढ़ लो उसको, ज़्यादा बहुत व्याख्या करने की जरूरत, लेकिन लिखा है उन्होंने। और ये प्रयोग में तभी आया है जब इन्होंने देखा कि साहब ये तो मनुस्मृति जलने लगी और ये सब जलने लगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों में अधिकांश में जो है कहीं भी है नहीं हिंदू शब्द, वेद में नहीं है, पुराण में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, धर्मसूत्र में नहीं है, गृह सूत्र में नहीं है, ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं है, तैत्रेय ब्राह्मण में नहीं है, किसी आप धर्मसूत्र में नहीं है, कहीं है ही नहीं हिंदू शब्द। जहाँ भाग्य की बात हो, जहाँ वर्णवाद की बात हो, जहाँ भगवान की बात हो, जहाँ कर्मकांड की बात हो, जहाँ भेदभाव की बात हो, तो मैं तो उस व्यवस्था को मतलब सहमत नहीं हूँ।
अच्छा, ये राम राज्य से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? तो राम राज्य के लिए आप जो है रघुवंशम पढ़ लो, राम राज्य के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ लो। क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा? आज जो जरूरत है वो मानवता की, मानव राज होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, संविधान के हिसाब से प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इसलिए लाए कि साहब आरक्षण ना देना पड़े, निजीकरण इसलिए है कि भाई आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाए। और कल आपने राहुल गांधी जी को सुना होगा, वो तो निजीकरण को उनको समझ में आ गया कि भाई क्या कर रहा है निजीकरण, ये तो अधिकार खा रहा है पिछड़ों के, शेड्यूल कास्ट को। लेकिन इसको लाने में 34 साल लग गए ना, 1990 से आज 2024 में 34 साल का लैप्स हो गया। अब 34 साल में ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया। 92 में तो वो मस्जिद जो है 6 दिसंबर को क्यों ढाई गई? 6 दिसंबर को कोई अमावस्या नहीं थी, कोई पूर्णमासी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं था। 6 दिसंबर अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस है, तो उसको वो विजय दिवस उन्होंने घोषित किया कि उनकी डॉक्टर अंबेडकर के मरने को उन्होंने विजय की तरह से मनाया। 6 दिसंबर इसलिए ढाई गई बाबरी मस्जिद, और कोई विशेष कारण वो था नहीं। 7 को भी हो सकती थी, 8 को भी हो सकती थी, 4 दिसंबर भी हो सकती थी, लेकिन 6 दिसंबर चूँकि अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है इसलिए मनाया। अब वो ये फार्मूला सिर्फ धर्म का फार्मूला राजनीति करने के लिए,